हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7वां मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। वैसे क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। कुल मिला के इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसमें JEE में आप ये देख लीजिए, या इसी साल का आप नेट का पेपर देख लीजिए, 4 क्वेश्चन पूछे थे अकेले इससे। मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको सभी वीडियो मन से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ता है, तभी बातें समझ में आती हैं। फिर जब चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं तो फिर हम स्पीड से भी पढ़ाएं, या कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से भी समझना चालू कर देते हैं। सवाल आपके दिए हैं, क्योंकि एक एक सवाल तो बताए नहीं जा सकते, उसका एक मेथड बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करिए, आपके उत्तर आने लगते हैं। तो जब ये मेथड समझाया जाए, उन्हें समझिए। फिर जो भी आपके पास राइटर है, जो भी किताब है, उसमें उसको अप्लाई करिए और देखिए आपको लगभग सभी सवाल आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए ठीक है भैया, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने सरलता से समझने के लिए इसको 2 भागों में बांट लिए। जो पहला भाग है, हम उसमें सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, COM रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। इसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। 2 पार्टों में बांट लिए, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास का पूरा वीडियो कम से कम 3 से 4 लेक्चर में मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा, जिसको मैं क्रम से आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना के आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। तो चलिए ठीक है बच्चों, पहले पार्ट को समझने के लिए थोड़ी चीज़ों को समझें कि हमें सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत क्यों पड़ गई, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, मतलब क्या है सेंटर ऑफ मास। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करें। एक छोटा सा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कुछ ऐसे करके वस्तु में गति करती थी। यम द्रव्यमान की वस्तु एक त्वरण से जा रही थी, तो इसका प्रत्येक कण है, यह प्रत्येक कण यही त्वरण से चल रहा होता है। लेकिन अब दूसरा सिस्टम, और इसके लिए सूत्र हम लगा देते थे, F बराबर m इंटू ये त्वरण से चल रहा है, कितना बल लगा, बल पूछ रहा है ये लगा दीजिए। संवेग पूछ रहा है, द्रव्यमान गुणे वेग लगा दिए। पूरे पार्ट सभी कणों का जो कुल द्रव्यमान है उठा के रख दिए, मतलब उसको हम इकट्ठा बोल दिया करते हैं पिंड का द्रव्यमान, अब पिंड का त्वरण। लेकिन अब आप सोचिए, मान लीजिए कि मैं ऐसे करके एक राड ले लूँ और राड को इस अक्ष के परितः घुमा दूँ। अब क्या बताइए, क्या इसका जो प्रत्येक कण है तो क्या उसका समान एक्सीलरेशन है, लाइनर यानी रेखीय त्वरण क्या है, एक समान है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये अगर इतना गति कर रहा तो ये सिस्टम यहाँ कुछ पहुँच गया होगा। कोणीय विस्थापन तो आप देखिए सबका सेम है, कोणीय विस्थापन देखा जाए सबका सेम है, यानी अगर सबने 30 अंश पर मुड़े हैं तो सबके सब 30 ही अंश पर मुड़े, लेकिन ये यहाँ पहुँच गया होगा। इस बात को आप समझ गए, मतलब आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ी फील आई कि हम क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की हमें क्यों जरूरत पड़ गई। अब सेंटर ऑफ मास है क्या, वो बारे में बाद में बात कर रहे हैं, पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। अब यार अगर हम मैं पूछ लूँ, बताइए इसका त्वरण कितना है, या इस पर लगने वाला बल कितना है, तो अब यह बराबर सूत्र में m इंटू ये रखना है। अब तो ये करोड़ों कण है, करोड़ों का अलग अलग आ गया, अब तो निकालना मुश्किल हो गया। इसीलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का थोड़ी से अपने इस भौतिक विज्ञान में प्रवेश दिए कि सेंटर ऑफ मास के अगर हमें पता होता तो इस सभी कणों का अलग अलग ना रख के इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन रखें। अगर उसका गुणा इसके मास से कर दिया जाए तो इस पर लगने वाले बल का कैलकुलेशन हो सकता है, कितना बल लग रहा है उसे घूमने के लिए, कैसे क्या है। इसलिए एक शब्द आ गया सेंटर ऑफ मास।
यानी हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास क्या है, मतलब यहाँ से सोचें, इसके बाद डेफिनेशन निकाल लें। यानी ऐसा हम कुछ मान सकते हैं कि किसी भी पिंड अथवा निकाय का एक ऐसा बिंदु जिस पर उस पिंड को संपूर्ण द्रव्यमान निहित माना जा सके, जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान निहित हो, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। उसके पहले एक चीज़ और समझना है कि ये क्या है, यानी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ निकाय, निकाय कणों का एक ऐसा समूह निकाय, तो ये निकाय, पहले निकाय शब्द समझ लीजिए। इसकी डिफिनीशन भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी हम लोग ऐसे लिखा करते हैं, दो या दो से अधिक ये जो कण है, दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना एक ऐसा समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना एक ऐसा समूह होता है जिसमें ये जो कण है एक दूसरे पर बल लगाते हैं, लेकिन ये आंतरिक बल, जो बल लगा रहे हैं, इस बल का नाम है आंतरिक बल, ये आंतरिक नेट बल शून्य होता है। तो कणों के इस समूह को हम लोग एक सिस्टम बोल देते हैं या निकाय बोल देते हैं, और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सिस्टम के लिए है, कम से कम दो या दो से अधिक कण होने चाहिए, जिनमें हमें अगर स्थानांतरी गति हो गई, घूर्णन गति हो गई, इसका हमें अध्ययन करना है। कहाँ पर? सिस्टम पर। सिस्टम पर यदि हमें गति का कैलकुलेशन करना है, गति का अध्ययन करना है, 10 सेकंड बाद त्वरण चाहिए। अब देखो, अगर मैं मान लीजिए किसी ये इसी को लेके ऐसे करके मैं थोड़ी ऐसे करके फेंक दूँ, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके घूम भी रहा है और इधर से उधर भी जा रहा है, ऐसे करके मैंने फेंक दिया जोर से, ऐसे घूमता हुआ जाके यहाँ गिर गया, यानी स्थानांतरी गति भी हो रही है और घूर्णन गति भी हो रही है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ 2 सेकंड बाद इसकी स्थिति क्या है? अब 2 सेकंड बाद तो अब तो निकालने में तो प्राण निकल जाएंगे, आप ही सोचो। इसका मतलब एक चीज़ अच्छी है, पोजीशन दे सकती है, यानी एक जगह से अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें केवल एक जगह दिमाग लगाकर सेंटर ऑफ मास को, तो सेंटर ऑफ मास का पथ एक अच्छा मिल सकता है, जिसका आसानी से जितने भी समय में जितने भी टाइम पर ये पहुंच रहा है आसानी से कैलकुलेशन कर सकते। उस समय पश्चात ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे घूमते ऐसे जाके गिरा, मतलब ऐसे घूमते ऐसे गया। लेकिन आप सेंटर ऑफ मास पे ध्यान दीजिए, तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है, इसका जो पथ है वो प्रोजेक्टाइल बन रहा है, लेकिन अगर पूरे पार्टिकल की बात करें तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अगर ऐसे पिंडों के लिए अगर हमें या ऐसे निकाय के लिए गतियों का अध्ययन करना है तो हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास के बारे में समझें, लिखें और पढ़ें। तो ठीक है बच्चों, पहली हेडिंग डालें निकाय, सिस्टम डालो बच्चों। तो इसमें लिखिए 2 या 2 से अधिक कणों का एक ऐसा समूह निकाय। 2 या 2 से अधिक कणों का एक ऐसा समूह जिसमें कण एक दूसरे पर आंतरिक बल आरोपित करते हैं। 2 या 2 से अधिक कणों का एक ऐसा समूह जिसमें कण एक दूसरे पर आंतरिक बल आरोपित करते हैं तथा नेट आंतरिक बल शून्य रहता है, कणों का निकाय कहलाता है। और एक चीज़ और बता दें, जो पिंड होते हैं ये असंख्य कणों से मिलकर एक निकाय होता है। यानी अगर मैं पिंड बोल दूं तो आप मैं कहने का मतलब मैं बोल रहा हूं कि असंख्य कणों का एक समूह है जो मिल गया है, जिसका नाम हमने पिंड रख दिया है। जैसे मान लीजिए हमने गोला लिया, ये बहुत सारे कण हैं, असंख्य कण हैं, जो सब आपस में मिलकर एक निश्चित संरचना बना के रखे हैं, इसको हम पिंड कहते हैं। तो चलिए ठीक है, उसी के आगे लिख लीजिएगा, प्रत्येक पिंड असंख्य कणों का एक निकाय होता है। प्रत्येक पिंड असंख्य कणों का एक निकाय होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास।
हेडिंग डाल लो बच्चों, सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। हाँ बच्चों, अभी मैं सेंटर ऑफ मास का ही फील करवा रहा था, आपको थोड़ी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए सेंटर ऑफ मास डालते हैं। हम ऐसा बोलें कि किसी पिंड या वस्तु या निकाय के अंदर हो सकता है, पृष्ठ पर या बाहर स्थित एक ऐसा बिंदु, बात को समझिए, किसी पिंड या वस्तु या निकाय के अंदर हो सकता है, पृष्ठ पर हो सकता है, बाहर हो सकता है। कौन बिंदु? एक ऐसा बिंदु जिस पर वस्तु की गति का आकलन करने के लिए संपूर्ण द्रव्यमान निहित माना जा सके सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ये बहुत अच्छी सी डेफिनेशन हो गई। मतलब अभी मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास क्यों फिजिक्स में जोड़ा गया। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो डेफिनेशन पूरी समझ में आ रही है। अभी हमने बताया कि अगर मैं एक वस्तु को ऐसे करके गति करा दूं तो ये गति ऐसे करती हुई आगे बढ़ रही है। अब इसका प्रत्येक जो कण है उसका प्रत्येक का पथ कुछ अलग अलग है, लेकिन आप सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे ही गति कर रहा है। मान लीजिए कण यहाँ पर ये ऐसे था, फिर ऐसे पहुँचा, ये बढ़ता हुआ ऐसे लास्ट में ऐसे हो। ये है, ये जो मैं स्केच लिया हूँ उसमें कुछ ऐसी गतियाँ आई, रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों तरह के मोशन है। लेकिन आप इस वाले पॉइंट पर गौर करिए, ये वाला पॉइंट एक निश्चित पथ दे रहा है। बस अब इस गति का अगर हमें अध्ययन करना है तो अब इस पूरे पिंड का अथवा वस्तु का, ये पूरे छोटे छोटे कणों के एक निकाय का अगर गति का अध्ययन करना है तो एक एक पॉइंट का निकालना असंभव, मुश्किल है। लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगा देते कि यार इसमें एक पॉइंट ऐसा भी है जो एक बढ़िया पथ दे रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है किसी पिंड या वस्तु या निकाय के अंदर हो सकता है ये पॉइंट। जैसे मान लीजिए खोखला गोला ले लीजिए तो संपूर्ण द्रव्यमान आपका यहाँ निहित है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही गति कराएं तो सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ मानना पड़ेगा, जबकि द्रव्यमान यहाँ है, अंदर है। पृष्ठ पर हो सकता है, इसी तरह बाहर हो सकता है। जैसे हम कोई वस्तु ऐसे ले लें, संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ है लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ है कहीं, तो बाहर है वस्तु से। बाहर स्थित एक ऐसा बिंदु जिस पर वस्तु की गति का आकलन करने के लिए संपूर्ण द्रव्यमान निहित मान सकें, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। बच्चों देख के उतारे। हाँ बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास हम लोग समझे, लेकिन अब आगे समस्या क्या आ गई। सेंटर ऑफ मास तो हमें फील आ गया, अब सेंटर ऑफ मास निकालें कैसे। चलिए ठीक है, फिर समझते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लो, अगली हेडिंग बच्चों डाल लो। दो कणों का द्रव्यमान केंद्र। मान लो दो कण है, दो कणों से मिलकर एक निकाय बना है और दो कणों का द्रव्यमान केंद्र अब हमें निकालना है। द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालें?
गति, इसीलिए इस चैप्टर को 2 पार्टों में बांटा गया। सेंटर ऑफ मास पहले वाले चैप्टर में सेंटर ऑफ मास निकालना समझाएंगे, पहले वाले पार्ट में, 7वां चैप्टर चल रहा है। दूसरे वाले पार्ट में हम उसकी गति का अध्ययन कैसे करें वो निकालें। तो पहला आप वो 2 कणों का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। अगर 2 कणों का निकालना सीख गए तो मतलब n कणों का फिर आ ही जाए। चलो ठीक है, 2 कणों का द्रव्यमान केंद्र। तो इसके लिए मान लीजिए हमने 2 कण ले लिए, एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है। मूल बिंदु ये O है, यहाँ से इसकी जो स्थिति सदिश है, मान लो ये r1 का वेक्टर है और ये मान लो r2 का वेक्टर है, और इनको मिलाने वाली रेखा हमने ये मान ली। और कहीं पर हमने सेंटर ऑफ मास की स्थिति देख ली, मान लो सेंटर ऑफ मास की अगर स्थिति चेक करना है और ये मूल बिंदु की इसका जो स्थिति सदिश का वेक्टर है वो RCM का वेक्टर है। तो इसका सूत्र वो करता है RCM का वेक्टर बराबर m1 r1 का वेक्टर प्लस m2 r2 का वेक्टर बटे m1 प्लस m2। अब ये कैसे आता है इसको अभी मैं सिस्टम से तुम्हें समझा रहा हूँ। पहले तो आप समझिए सेंटर ऑफ मास का सूत्र होता है, इस सूत्र से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। हाँ, तो इसमें आप लिखें, माना हेडिंग डाल लिए 2 कणों का द्रव्यमान केंद्र। तो इसमें लिख लो माना किसी निकाय में 2 कण है, माना किसी निकाय में 2 कण है, माना किसी निकाय में 2 कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, द्रव्यमान m1 व m2 है। वह मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 का वेक्टर व r2 का वेक्टर है। वह मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः r1 का वेक्टर व r2 का वेक्टर है। यदि सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM का वेक्टर हो, CM बेस पे, तो RCM बराबर m1 r1 का वेक्टर प्लस m2 r2 का वेक्टर बटे m1 प्लस m2। लिखिए बच्चों, सूत्र लिखिए। चलिए ठीक, लिख लिए। इसकी उत्पत्ति डालते हैं, उत्पत्ति करके दिखाते हैं बच्चों कैसे हो गया। बहुत सिंपल सा है, उत्पत्ति डाल लो हेडिंग और करें। इसके सवाल देखिए बच्चों, हम बेसिक चीज़ें बेसिक से लगाकर, मतलब जैसे कक्षा 11 का बच्चा नोट्स बनाना चाहता है, बढ़िया नोट्स बना सकता है। बेसिक चीज़ें लेकर और हम एडवांस तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को समझते रहें, फिर देखिए आप खुद सवाल कर पाएंगे। देखें तो आप उपपत्ति देखिए, तो हम उपपत्ति में क्या करें, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ऐसे करके एक वस्तु रखूँ जो असंख्य कणों से मिलकर बना है। अब हमें पता है ये अगर ग्राउंड है यानी पृथ्वी है, तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिनका द्रव्यमान होता है अपनी ओर खींचती है। द्रव्यमान होगा तो खींचेगी 100%। अब इनको अपनी तरफ खींचती है। ये सब बल है, ऐसे ऐसे करके लग रहे हैं, गुरुत्व बल लग रहे हैं, गुरुत्व बल लग रहे हैं। अगर इन सभी बलों को कैंसिल करना है, ऐसे इधर नीचे गिरे गए, मान लो यहीं इसको रोक के रखना है, तो अब रोकने के लिए एक तरीका है, सब में अपोजिट अपोजिट बल लगा दे तो नेट बल 0 हो जाए, या सब में एक एक अपोजिट बल ना लगाकर ऐसे करके बल लगाना पड़ेगा अपोजिट में, ऐसे बल ना लगाकर इसके एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हम नेट बल अपोजिट पे लगा दें। ये मान लो सब मिल के mg बल नीचे को लग रहा है, तो हम इसमें अपोजिट ऊपर की ओर mg बल लगा दें, तो यार ये अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, रुका रहेगा। हमने एक एक पॉइंट पर बल नहीं लगाया, हम किसी एक पॉइंट पर बल लगाया, इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास आ जाता है। नहीं समझ नहीं बात, वही चीज़ बता रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए, यानी अगर आपको जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए, नीचे गिरना चाहता है, छोड़ दूंगा यानी सब नीचे को बल लग रहा है, नीचे गिर जाए। लेकिन अगर मुझे इसे रोक के रखना है, रोक के रखना है, देख लीजिए रोक के रखना है, तो मैं अगर इसको ऐसे करके रख दूँ, यानी उंगली से मैंने एक बल लगाया है, बल मैंने ऊपर को लगाया, ये उंगली बल लगा रही, सब नीचे प्रत्येक कण पर नीचे बल लगा रहे पृथ्वी,
और रुका हुआ है, माने एक एक पॉइंट पर बल नहीं लगा है, एक पॉइंट पर बल लगा है। बात को सेंटेंस समझे, एक एक पॉइंट पे बल नहीं लगा है, एक पॉइंट पे बल लगा है। इस पॉइंट को ही सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसका मतलब अगर ये कण है, ये कण है, इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए तो मैं वो पॉइंट निकाल लूं जहां पर बल लगाने से इन पर लगने वाले नेट बल शून्य हो जाए। यानी इन दोनों बलों का योगफल इस बल के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अब हम मान लें कि इस पर दो बल लग रहे हैं, M1 व M2 एक से मिलकर बना एक निकाय, इसके दो पार्टिकल हैं। सेंटर मतलब ओरिजिन के सापेक्ष इसकी जो स्थिति सदिश है वो R1 का वेक्टर, वो R2 का वेक्टर है। इन पर यदि हमें इधर पे मान लें, यदि इन कणों पर क्रमशः जो लगने वाले बल हैं, F1 एक्सटर्नल लगने वाला बाह्य बल है, वह F2 दूसरे पर एक्सटर्नल, मतलब लगने वाले बल ये, वह F12 का वेक्टर, वह F21 का वेक्टर, ये वेक्टर नहीं लगाना, लगाओ, बल है, ये आंतरिक बल है। बल हो यदि इन कणों पर जो बल लग रहा है F1 लगने वाला बाह्य बल ये और ये आंतरिक बल, ये एक दूसरे पर इतना बल लग रहा है, दूसरा इससे इतना बल लग रहा है, ये बल है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो F नेट है होना चाहिए F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F12 का और प्लस F21, इन सभी का सदिश योग नेट के बराबर सदिश योग वेक्टर के साथ हमने रख दिया। अब हमें पता है कि पार्टिकल का जो पार्टिकल है, सॉरी सिस्टम के जो पार्टिकल होते हैं, यानी दो कणों का एक सिस्टम है, उसके जो पार्टिकल होते हैं यानी कण जो होते हैं, उनमें जो लगने वाला आंतरिक बल होता है एक दूसरे पर सदैव अपोजिट डायरेक्शन में और सेम बल लगता है, इसलिए लगने वाला नेट बल शून्य होता है। ये लिखा 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, तो इधर लिखा 2 पर 1 के कारण लगने, तो ये बल हो जाएगा शून्य। बचा आपका F1 एक्सटर्नल यानी बाह्य बल प्लस F2 एक्सटर्नल, 2 पर बाह्य बल और F पर, ये आपका नेट बल के बराबर। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब आप देखिए तो F बराबर सूत्र लिखा जा सकता है, F बराबर M इंटू ए। और आप लोगों को मैं बता दूं जो लगने वाला नेट बल है, लगने वाला अभी मैंने बताया था इसमें बहुत सारे कण नीचे की ओर बल लग रहे हैं, लेकिन एक नेट बल अपोजिट पे लगा दें, उस पॉइंट पे लगा दें जिससे ये सब बल कैंसिल हो जाए, तो उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं, उसी पार्टिकल उसी कण को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल बल है, नेट जो है, कुल जो बाह्य बल है, इसी बाह्य बल को हम लोग सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। सेंटर ऑफ मास में अपोजिट पे लगा हुआ, यानी अगर इनको बैलेंस करके रखना तो ये जो बाह्य बल हो सेंटर ऑफ मास के बराबर होना, यानी सेंटर ऑफ मास बराबर F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। अब F बराबर सूत्र हुआ करता है यम हो जाएगा टोटल द्रव्यमान। जैसे अभी आपको याद होना चाहिए कि पॉइंट के द्रव्यमान हमने माने, अब ऐसे सेंटर ऑफ मास से वह गति का अध्ययन करने के लिए किसी भी सिस्टम का एक ऐसा बिंदु जिस पर उस पूरे सिस्टम का यानी पूरे पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान निहित मान लें, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसका मतलब ये जो टोटल द्रव्यमान हो गया पार्टिकल का, कैपिटल एम से मैंने लिख लिया ए सेंटर ऑफ मास बराबर, या ए सी एम लिख लिया जाए, थोड़ी और शार्ट कर लें, सी एम बराबर ये लिखा है आपका M1 A1 का वेक्टर प्लस M2 A2 का वेक्टर। अब देखो इसी को तोड़ते चले जाओ, ये कुल द्रव्यमान है यानी M1 प्लस M2 है, कुल द्रव्यमान ये था वहाँ पर सिस्टम का। इसको हम लिख सकते हैं डेल V CM का वेक्टर अपॉन DT। यम यहाँ पर लिखा जा सकता है डी, त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण जिन्हें ना पता हो, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वो यह तोड़ रहा हूँ, तो वेग परिवर्तन 1 का बटे DT
अब प्लस इसी तरह यहाँ तोड़ दो तो m2 और इसको लिख लें dv2 अपान dt कॉमन लेके कट गया, बाकी का समाकलन कर दो। तो समाकलन करोगे तो dv का समाकलन v हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं VCM का वेक्टर बराबर m1 v1 का वेक्टर प्लस m2 v2 का वेक्टर बटे टोटल द्रव्यमान भाग में भेज दिया जाए m1 प्लस m2। ये आपका एक सूत्र निकला। अब इसी के आगे अब अगर आप देखें तो फिर से एक बार इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको फिर से बात पता है। क्या पता है? कहाँ पर कर दें? चलिए बच्चों यहाँ कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक बात और पता है, चूंकि हम लोग ऐसा लिख लें जो v बराबर होता है यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है। अगर ये सिस्टम लगा दें तो सेंटर ऑफ मास का विस्थापन कितना, ओरिजिन से, तो यहाँ पर हम लिख सकते तो v की जगह dRCM अपान dt। यहाँ पर आप देखिए बच्चों RCM, यहाँ पर हमें लिखना था सूत्र ये था, इस सूत्र में इसको तोड़ रहे हैं, विस्थापन बटे समय लिखा जाता है। तो ये सेंटर ऑफ मास है, इसका विस्थापन RCM का वेक्टर है बराबर ये लिखा m1 हमने उसी तरह लिख लिया। फिर आपको dv मिला तो फिर से आपने लिखा d मतलब वेग लिखा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय यम पार्टिकल का विस्थापन। तो यहाँ लिखेंगे r1 का वेक्टर अपान dt प्लस m2 dr2 का वेक्टर अपान dt अपान टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। चमक रहा है क्या? चलो ठीक है, देख लो। फिर से आपका ये कट गया और समाकलन करिए तो ये फिर से आपका हो जाता समाकलन। समझ रहे हैं ना, कहीं पर भी आपका dv का समाकलन करना है तो v बन जाए, इसी तरह dr का समाकलन करना है तो r बन जाए। अब ये लिखा है आपका RCM का वेक्टर बराबर m1 r1 का वेक्टर प्लस m2 r2 का वेक्टर बटे टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2। बात करता ये होता है इसकी उत्पत्ति। यानी अगर दो कणों से मिलकर एक सिस्टम बन रहा है, निकाय बन रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे हो सकता है। चलो ठीक है बेटा, इसको उतारना है, उतारे। एक बार मैं और आपको समझा रहा हूँ। हमने क्या करा कि एक सिस्टम माने, निकाय माना जिसमें दो कण है, जिसके द्रव्यमान m1 m2 है। मूल बिंदु के सापेक्ष जो इसकी स्थिति सदिश है r1 का वेक्टर वो r2 का वेक्टर है। यदि सेंटर ऑफ मास की स्थिति सदिश RCM का वेक्टर हो तो हमने बताया था कि इतना कुछ उत्तर आता है। यदि हम इसमें और मान लिए, यदि इन कणों पर क्रमशः लगने वाले जो बाह्य बल है वो ये और ये है, तो आंतरिक बल ये और ये, तो नेट जो बल होगा, जो नेट बल है, जो हम यहाँ एक्सटर्नल की जगह नेट बल लिखे यार, ज़्यादा बढ़िया रहता। जो नेट बल है, ये नेट बल है, सभी बल जोड़ दिए सदिशों। अब हमें पता है कि जो आंतरिक बल होते हैं एक दूसरे कैंसिल कर देते तो जीरो हो गए। यानी एक जितना दूसरे पे बल लगाता है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है, अतः ये बल हो जाते शून्य। लेकिन अगर हम गौर से देखें बेटा तो ये बाह्य बल आपके बचे। अब हमने बताया था कि जो कण होते हैं उन पर जो लगने वाला नेट बाह्य बल होता है, तो इन कणों पर अलग अलग बल न लगाकर किसी एक पॉइंट पर इस प्रकार बल लगा दिया जाए कि दोनों नेट बल शून्य हो जाए, मतलब जो बल है दोनों बलों का योग है वो शून्य हो जाए। इसका मतलब जो लगने वाला नेट बाह्य बल है उनकी वो सेंटर ऑफ मास पर यदि बल लगा दिया जाए तभी शून्य होता है। सेंटर ऑफ मास पे बल लगा दिया जाए तो मतलब जो नेट बाह्य बल है वो सेंटर ऑफ मास के बराबर कर दे। अगर ये बराबर है तो सेंटर ऑफ मास उठा के ये दोनों रख दिए जाए, यह बराबर सूत्र यम इंटू ए, और सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान रखना है, यानी ऐसा
द्रव्यमान यानी किसी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान निहित मानते हैं, यानी टोटल द्रव्यमान यहाँ रख दिए, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। एक्सीलरेशन लिए, अलग अलग लिए, यहाँ पर द्रव्यमान दो कणों से मिलकर बना था तो अलग अलग टोटल द्रव्यमान कैपिटल एम की वैल्यू रख दी। त्वरण का सूत्र तोड़े, dt से dt कट गए और यहाँ पर उठा के फिर से आप इसका अवकलन कर दिए तो dv का अवकलन v होता है, ये आया। एक बार फिर से वेग का सूत्र तोड़ दीजिए तो स्थिति पे निकला है। ये सेंटर ऑफ मास का वेग होता है, ये सेंटर ऑफ मास का यम भाग में दिए सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होता है, ये सेंटर ऑफ मास की स्थिति है, ये वेग है, ये एक्सेलरेशन है। इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में सब के सब पॉइंट निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि यदि निकाय दो से अधिक कणों से मिलकर बना हो तो आप इसे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे ये सब चीज़ें नोट करके लिख लेते हैं बच्चों, वीडियो को रोक के अगर ना लिख पाए हो तो आराम से लिख लीजिए। इसके बाद और सी के आगे जहाँ इतना हो जाए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपका RCM का वेक्टर बराबर जो लिखा है, RCM का वेक्टर बराबर M1 R1 का वेक्टर प्लस M2 R2 का वेक्टर बटे M1 प्लस M2 जो इधर पे लिखा है, इसके आगे नोट करके लिख लें। नोट कई सारी चीज़ें, मान लीजिए n कणों से मिलकर बना हो तो n कणों से मिलकर बना हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वैल्यू बढ़ा देना है। RCM का वेक्टर बराबर M1 R1 का वेक्टर प्लस M2 R2 का वेक्टर प्लस डैश 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 जितने भी कण हो प्लस M N R N का वेक्टर n कणों से मिलकर बना है बटे M1 प्लस M2 सभी पार्टिकल का अलग अलग द्रव्यमानों का योगफल कर लीजिए Mn। तो ये n कणों के लिए, निकाय के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता चल जाती है। चलिए ठीक, दूसरा पॉइंट समझें और लिखें। हाँ बच्चों, लिख गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि मान लो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऐसे ऐसे करके, मान लो एक कोई कण है, सॉरी कोई एक सिस्टम है जिसमें अनेक बहुत सारे कण हैं, पिंड मान लो, पिंड असंख्य कणों से मिलकर, असंख्य कणों के समूह से जब मिलता है तो इसे हम पिंड कहते हैं। मान लीजिए ऐसे करके सभी की अलग अलग स्थिति सदिश, अलग अलग स्थिति सदिश दिया है, ये है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं, ऐसे करके दिया। अब मान लो सेंटर ऑफ मास आपका आ गया यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर मास की स्थिति आपको x अक्ष से अलग चाहिए, y अक्ष से अलग चाहिए। अगर मान लो ये गोला टाइप का है, यानी जिसमें आयतन गिरता हो, ऐसा कोई पिंड है, तो z अक्ष से आपको अलग चाहिए। z अक्ष मतलब हम लोग कुछ ऐसे बाहर की ओर